हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अब तक की कहानी में आपने सुना कि वंशिका अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे उन बलात्कारियों का नाम बताओ। लेकिन माँ घबराती है कि वो कैसे बताए, लेकिन अपनी बेटी के आगे वो हार मान जाती है और वो सब कुछ सच सच अपनी बेटी को बताती है। अब आगे, तुम जा तो रही हो वंशिका, लेकिन अपना ख्याल रखना, मुझे डर लग रहा है। शिखा परेशान होते हुए बोली, माँ आप मेरी चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, दूसरों के साथ साथ अपना ख्याल भी अच्छे से रख सकती हूँ। बस आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। मैं आपको बहुत मिस करूंगी और वहां पहुंचते ही आपको फोन भी करूंगी। अर्जुन ने वंशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मत जाओ वंशिका, मेरा दिल घबरा रहा है। वंशिका ने अर्जुन के हाथ को अपने दोनों हाथों में दबाते हुए कहा, आपका दिल तो घबराएगा ही ना पिताजी, आखिर इतने लाड प्यार से पाली हुई बेटी कुछ दिनों के लिए दूर जो जा रही है। मैं आपको भी बहुत याद करूंगी, आप दोनों से दूर रहना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, यह बात नहीं है वंशिका, डरता हूँ कहीं अपने असली बाप से मिलकर तुम अपने इस बाप को न भूल जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यह कहकर अर्जुन बिलख बिलख कर रो पड़ा। वंशिका बोली, आपका दर्द सच्चा है पिताजी, मगर आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं आपको भूल जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। बस मेरे मन में एक तड़प और एक आग है कि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं और उन्हें देख सकूं। शिखा उसके दोनों बैग ले आई जिनमें जरूरत का सभी सामान। शिखा ने कई बार जांच कर लिया था ताकि कोई सामान छूट न जाए। शिखा को लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अपनी बेटी को खुद से हमेशा के लिए दूर कर रही हो। वंशिका अनंतपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। अभी ट्रेन चलने के कुछ समय था, तब तक वंशिका अपने सामान को सही से अपनी जगह पर रखकर अपनी सीट पर बैठ गई। बैठे बैठे जी भारी हो रहा था। मन में सैकड़ों भाव आकर जा रहे थे। ट्रेन की खिड़की से आती हुई सन्नाटेदार हवा शरीर के आर पार जा रही थी। फिर भी मन नहीं किया कि खिड़की बंद कर लूं। रास्ते में ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बने मकानों में जलती हुई बिजली जलते हुए दीपक के समान दिखाई दे रहे थे। सच, बहुत दूर आई माँ अपना घर छोड़कर, अपना गांव और अपना अतीत। वंशिका खुद ब खुद बुदबुदाने लगी। फिर एकदम से ध्यान हटा तो देखा कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण उस डिब्बे के यात्री सब सो चुके थे। ट्रेन की छुक छुक के साथ उसकी धड़कनें भी शोर करने लगी थी। वह सोच रही थी कि एक अजनबी गांव में अजनबी लोगों के बीच जाकर वह क्या करेगी, कैसे ढूंढेगी, और उसका असली बाप कौन है। कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों के सामने आते ही उसके सब्र का बांध टूट जाए। नहीं नहीं, मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैं ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मेरी माँ के जीवन को तबाह करने वालों को मैं ऐसी सजा दूंगी कि उनकी कई पुश्तें याद रखेंगी कि एक स्त्री की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। वंशिका शायद ये बातें खिड़की से आती हुई हवा से कर रही थी। रात के 2 बजे थे। पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हुई। घर से निकलते समय खाना खाया ही कहाँ था। शिखा और अर्जुन के लाख कहने पर भी मुंह में निवाला नहीं चला, शायद इसलिए भूख लगी थी। वंशिका ने बैग खोलकर माँ की बनाई हुई मछली निकाली और खाने लगी, मगर अगले ही पल ख्याल आया कि पता नहीं माँ और पिताजी ने भी खाया होगा या नहीं। वंशिका जानती थी कि वो दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बिना खाए सो गए होंगे। वंशिका ने ये सोचकर मछली वापस अपने बैग में रख दी और फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। गहरी नींद और थकान ने उसे जल्दी ही गिरफ्त में ले लिया। वह सारी चिंताओं से मुक्त होकर नींद के आगोश में चली गई। सुबह के समय जब टीटी ने आकर आवाज दी तब आंख खुली। मैडम, रात आया था मगर आपकी आंख नहीं खुली, इसलिए बिना टिकट देखे ही चला गया। कृपया अपना टिकट दिखा दीजिए ताकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। वंशिका ने जवाई लेते हुए अपने हैंड पर्स से टिकट निकालकर टीटी को दी और फिर से कुछ सोचने लगी। टीटी ने टिकट वापस देते हुए कहा, आपको कहाँ जाना है मैडम? अनंतपुर। मुझे अनंतपुर जाना है। अभी और कितनी दूर है? वंशिका बोली। टीटी ने कहा, बस 2 स्टेशन और बीच में पड़ेंगे, फिर अनंतपुर आ जाएगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। आप चाहो तो कुछ खाने पीने के लिए ले सकती हो।
वंशिका को याद आया, हाँ चाय चाहिए थी। कल से चाय भी नहीं पी। हॉस्पिटल में होती कई बार चाय पीती थी, लेकिन कल से तो मैं सब कुछ भूल ही गई हूँ। इंजन की सीटी के साथ अगले स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। वंशिका ने बाहर आकर चाय खरीदी। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा सा लगा था। जैसे एक कप में काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने 2 कप लिए और फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। करीब 2 घंटे बाद वंशिका अनंतपुर के स्टेशन पर थी। ट्रेन से उतरकर चारों तरफ देखा, पता नहीं अंदर गांव में जाने के लिए पैदल का रास्ता है या किसी सवारी से जाना पड़ेगा। यह सोचते हुए वंशिका ने देखा कि एक ऑटो वाला अनंतपुर जाने के लिए आवाज लगा रहा है। वंशिका ने इसके पास जाकर पूछा, भैया कितनी देर का रास्ता है अनंतपुर का? ऑटो वाले ने कहा, बहन जी यूं तो ज्यादा दूर नहीं है, कुल 10 मिनट का रास्ता है। आओ बैठो, अभी पहुंचा देता हूँ। वंशिका ने ऑटो में सामान रखा और बैठ गई। रास्ते में ऑटो वाले ने से सवाल जवाब करती रही। कैसा गांव है अनंतपुर भैया? लगता है पहली बार आई हो बहन जी। बहुत ही खूबसूरत गांव है और गांव के साथ साथ लोग भी बहुत अच्छे हैं। सच कहे तो मानवता है वहां पर, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। वंशिका ने पूछा, क्या उस गांव में जानते हो किसी को? ऑटो वाला बोला, हाँ बहुत ही लोगों को मैं जानता हूँ। आपको किसके यहाँ जाना है? वंशिका ने कहा, डॉक्टर हूँ, एक सर्वे के लिए आई हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा तो आप डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया बहन जी, ऑटो वाले ने कहा। वंशिका बोली, भैया आप इस गांव में किसी सूरज को जानते हो? ऑटो वाला बोला, सूरज? नाम से तो नहीं जानता, शक्ल देख लेता तो बता देता। अच्छा बहन जी तुम्हारा गांव आ गया है। वंशिका उतर तो गई, लेकिन ये सोचकर परेशान थी कि कहाँ ठहरेगी, कैसे और किस तरह किसी से आश्रय लेगी। तभी याद आया, माँ ने नाना जी का नाम राम सिंह बताया था, वहीं जाती हूँ। एक साधारण सा गांव जिसमें हैसियत के अनुसार मकान बने हुए थे, कुछ कच्चे तो कुछ पक्के, कुछ कोठियां बनी हुई थी। उनको देखते हुए वंशिका जा रही थी, तभी एक करीब 12 साल का लड़का उससे आकर टकरा गया। वंशिका बोली, बेटा जरा देख कर, अभी चोट लग जाती तो। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, आंटी वो रिद्धि मेरे पीछे भाग रही थी, मेरी छोटी बहन है, बहुत ही शरारती है, मुझे बहुत सताती है। वंशिका ने सोचा क्यों ना इसी बच्चे से पूछूं, हो सकता है कि ये किसी को जानता हो। बेटा तुम राम सिंह का घर जानते हो? लड़का बोला, मेरे दादाजी का घर। वंशिका बोली, क्या तुम राम सिंह को जानते हो? लड़का बोला, हाँ वो मेरे दादाजी थे, लेकिन बहुत पहले ही मर गए, लेकिन मेरी दादी है, क्या आप उनसे मिलेंगी? वंशिका के अंदर से एक खुशी की लहर उठी, लेकिन अगले ही पल वह खुशी चिंताओं में बदल गई। उसने लड़के से कहा, बेटा मुझे अपने घर ले चलो, मुझे वहाँ कुछ काम है। बच्चा आगे दौड़ता हुआ गया और वंशिका उसके पीछे वहाँ पहुँच गई। एक किले नुमा बना हुआ पुराना घर, जिसकी दीवारों की सीलन से सारी परतें उतरी हुई थी। दरवाजे के सामने खड़े होते ही माँ का बचपन आंखों में उतर आया। यह सोचकर आंखें भर आईं कि इस घर में मेरी माँ ने 70 साल बिताए थे। इसी दरवाजे के सामने मेरी माँ को रौंद कर फेंक दिया गया था। इन्हीं गलियारों में वो अपनी सहेलियों के साथ अठखेलियां करती होगी। कितना कुछ खोया मेरी माँ ने। आज मैं उनके बचपन के कितने करीब खड़ी हूँ। तभी एक करीब 50 साल का तगड़ा सा व्यक्ति चिल्लाता हुआ अंदर से बाहर आया, कहाँ मर गए सबके सब? ये बच्चे किसी को नजर क्यों नहीं आते? कितना शोर मचा रखा है। तभी उस व्यक्ति की नजर वंशिका पर पड़ी। उसका पहनावा और उसके हाथ में 2 बड़े बैग देखते हुए उसने हैरत से पूछा, आप कौन हो और किससे मिलना है? वंशिका अभी भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। वह बोली, जी मैं एक डॉक्टर हूँ, इस गांव में एक बीमारी पर शोध करने आई हूँ। 1-2 दिन के लिए रुकने के लिए जगह मिल जाती तो बाकी मैं जगह मिलने पर मैं अपने आप वहाँ अपनी व्यवस्था कर लूंगी। वह व्यक्ति आंखें बड़ी करते हुए बोला, डॉक्टर? और हमारे घर? आइए आइए। पद्मा देखो जरा बाहर आओ, हमारे घर डॉक्टर साहिबा आई हैं। बहू तुम भी जरा जलपान का प्रबंध करो। ये जो व्यक्ति था, पद्मा उसकी पत्नी और ये बच्चे उसके पोता और पोती थे। लेकिन वंशिका जान नहीं पाई कि ये व्यक्ति मेरा क्या लगता है। वंशिका को बाहर वाले मेहमान घर में बिठाया गया। पूरे घर में शायद इसी कमरे की स्थिति सबसे अच्छी थी। मेरा नाम रतन सिंह है, मेरे इस खंडर से घर में आपका स्वागत है। वंशिका ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? घर खंडर नहीं होता, घर तो घर होता है।
रतन सिंह ने कहा, आपने पूरे गांव में मेरे घर को रहने योग्य समझा। मैं आपका बड़प्पन है। आप आराम से बैठिए, जब तक आप रहना चाहती हैं आराम से रहिए। हमारे होते हुए आपको कहीं और व्यवस्था करने की भला क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, बहू बेटे ऊपर रहते हैं, मैं और मेरी माँ घर के उस तरफ रहते हैं। उधर खुला हुआ है, इधर थोड़ी घुटन लगती है। वंशिका ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आपकी माँ? हाजी, मेरी माँ। अभी बुलाता हूँ। माँ, जरा बाहर आओ तो देखो, हमारे घर डॉक्टर साहिबा आई हैं। तभी एक 70-75 साल की एक बुजुर्ग महिला मेहमान घर की तरफ चली आ रही थी। वंशिका पहचान गई कि रतन सिंह उसके मामा और ये उसकी नानी है। मन तो किया कि उनसे दौड़कर लिपट जाऊं, मगर उसने अपनी भावनाओं को बहने से रोक लिया। फिर भी जानकी को देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। जानकी, जिनकी उम्र का सही से अंदाजा लगा पाना मुश्किल था, हूबहू शिखा से शक्ल मिलती थी। वंशिका ने जानकी को उठकर प्रणाम किया। जानकी ने अपने कांपते हुए हाथों से दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। थोड़ी ही देर में रतन सिंह ने बहू बेटे समीर और निशा को बुलाया। उन सबको देखकर वंशिका का दिल कुछ कहने को उबाले मार रहा था, लेकिन वह आंखें झुकाए बैठी रही। निशा ने एक गिलास गर्म दूध के साथ कुछ नाश्ता भी रख दिया। वंशिका बोली, अरे नहीं भाभी, इतनी खातिरदारी मत करो, बस ऐसे ही ठीक है। जानकी बोली, बेटी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। ऐसे तुम कहाँ से आई हो और इस गांव में क्या काम है? वंशिका ने उन्हें समझाते हुए बताया कि मैं एक बीमारी पर शोध कर रही हूँ, जिसके कारण मुझे इस गांव में आना पड़ा। लोगों से पूछना पड़ेगा, तभी उस बीमारी की तह तक मैं पहुंच पाऊंगी। वैसे मैं दिल्ली से आई हूँ। फिर तो निशा बहू जमकर खातिरदारी करो बिटिया की। वंशिका जानकी के हाथों पर पड़ी झुर्रियों को देख रही थी। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि नानी अभी जिंदा होंगी। बहुत से सवाल, बहुत सी बातें मन में हिलोरे ले रही थी, परंतु पहले जानना था कि शिखा के लिए इस घर में क्या सोच है। शाम तो हो ही चुकी थी। वंशिका ने सोचा, वैसे भी अभी थकी हुई हूँ, सुबह को निकलूंगी गांव में। निशा से स्नान घर पूछकर वंशिका नहाने चली गई। जब तक वह नहाई तब तक निशा ने खाना तैयार कर दिया। वंशिका का खाना अलग परोसकर निशा बोली, डॉक्टर दीदी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वंशिका ने कहा, भाभी, मेरा खाना सबके साथ लगा दीजिए, अकेले नहीं खाया जाएगा। क्या दीदी, आप हम सब लोगों के साथ खाएंगी? वंशिका बोली, हाँ, आप लोगों के साथ ही खाऊंगी। निशा बहुत खुश हुई कि हमारे साथ डॉक्टर दीदी भी खाना खाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ, और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।